नमस्कार साथियों, मेरा नाम हरीश वर्मा है। मेरे चैनल टीचिंग टॉक में स्वागत है। साथियों, आज मैं पढ़ाऊंगा सिंधु घाटी सभ्यता का रिवीजन पार्ट। कई लोगों ने कमेंट किया, सर जो आपने 1 से लेकर जो 4 पार्ट तक आपने पढ़ाया है, प्लीज़ उसे रिवीजन कराइए। तो मैं एक वीडियो में पूरा समाप्त करूंगा, फटाफट बताऊंगा आपको, क्योंकि मैं 4 पार्ट तक अच्छे से डिटेल में पढ़ा चुका हूं। तो हम अगले चैप्टर की ओर बहुत जल्द कदम रखेंगे। उसके पहले हम रिवीजन सेक्शन देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित ना 2 आपको फैक्टर बताता हूँ। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता ना जो प्राप्त हुए अभिलेख और चित्र, इसे पढ़ा नहीं जा सका। इसी कारण इसे आदि ऐतिहासिक काल में शामिल हम करते हैं। दूसरा फैक्टर क्या है, यह प्राचीन भारत के साथ साथ पूरा भारत के इतिहास का पहला चैप्टर है। यानी कि भारत के इतिहास हम सिंधु घाटी सभ्यता से देखना हम शुरू करेंगे। यानी भारत के इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होती है। तो आइए हम एक एक करके फटाफट इस सभ्यता को ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान की पंजाब क्षेत्र में ना, पंजाब क्षेत्र भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है। तो इस पाकिस्तान के हड़प्पा क्षेत्र में ना, पाकिस्तान के कुछ लोग आए थे मिट्टी खोदने के लिए, घर बनाने के लिए। तो मिट्टी को खुदाई की तो उन्हें बहुत सारे ईंटों का समूह मिला, ईंटों का टीला मिला। जब इनकी जानकारी ना चार्ल्स मैसन को प्राप्त हुई तो यहाँ पर दौरा करना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा होगा बस ऐसे ही प्राप्त हुआ है, कुछ होगा करके, बस ज़्यादा कुछ जानकारी इनको हासिल नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ से उसके बाद नाम आता है साथियों बर्टन बंधु। 2 भाई थे अंग्रेज अधिकारी, जेम्स बर्टन, विल्सन बर्टन। तो उन्होंने सिंध प्रांत के कराची से लेकर लाहौर, यहाँ के लाहौर तक, पंजाब क्षेत्र के लाहौर तक रेलवे ट्रैक बिछाई कर रहे थे। बिछाई के दौरान खुदाई किए। तो खुदाई के दौरान इनको पुनः ईंटों का टीला बहुत सारा समूह में प्राप्त हुआ। ठीक है, जब ईंटों का इनको भी टीला प्राप्त हुआ ना, तो कनिंघम यहाँ पे पहुँचे पुनः। ठीक है, तो कनिंघम यहाँ पर पहुँचे ना, तो हड़प्पा के आसपास के जितने भी क्षेत्र है उन्होंने उसका सर्वेक्षण करवा दिया। क्या हड़प्पा ही एकमात्र स्थल है कि जहाँ पे हमें ईंटों का टीला मिला है, या फिर इसके आसपास के क्षेत्र में और ऐसा ही स्थल हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो उन्होंने पुरातात्विक विभाग का गठन करा दिया। पुरातात्विक विभाग का मतलब होता है जो पुरानी जो गड़े हुए मुर्दे हैं ना, उनका सर्वेक्षण करते हैं, ये कितने वर्ष पुराने हैं। ठीक है, इनके पूरा जानकारी, जो हमें इतिहास की पूरा जानकारी प्राप्त होती है पुरातात्विक विभाग से। तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में ना पूरा आसपास के क्षेत्र में उत्खनन कार्य करवा दिया। ठीक है, सर्वेक्षण किसने करवाया, तो आप लिखेंगे कनिंघम। और उत्खनन कार्य किसने करवाया, तो जॉन मार्शल ने। तो सबसे पहले ना इस हड़प्पा क्षेत्र का उत्खनन हुआ। किसके द्वारा, तो दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा स्थल की सबसे पहली खोज हुई या फिर उत्खनन कार्य हुआ। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को और किस किस नाम से जाना जाते हैं। आप लोगों ने कई व्यक्तियों का नाम, 1 से ज़्यादा नाम सुने होंगे कई व्यक्तियों का। ठीक है, आपका नाम भी 1 से अधिक नाम होगा, तो उनका कारण भी कई हो सकता है। तो सेम वैसी ही सिंधु घाटी सभ्यता का ना 4-5 ठोक नाम है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति, कांस्य युगीन सभ्यता, प्रथम नगरीकरण। इसके पीछे भी कारण है, ऐसे ही नाम रख नहीं दिया। ठीक है, जब बच्चा जन्म होता है ना, तो उसको पूरी कुंडली को देखकर उसके पूरा नाम को ही पड़ताल करके बच्चा का नाम रखा जाता है कुछ कारण से। ठीक है, उसी प्रकार से इस सेक्टर का ना जितने भी नाम हैं, जितने भी कहानी है, पूरा फैक्ट पे आधारित है, पूरा सबूत के साक्ष्य पे आधारित है। आई बात समझ में। तो सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि 70% स्थल सिंधु नदी के आसपास ही हमें प्राप्त हुई थी। आई बात समझ में। तो सिंधु नदी ना यहाँ से निकल, तिब्बत की पठारी से, यहाँ से होते हुए लाहौर, कराची होती है, कराची में समा जाते बंगाल की खाड़ी में। ठीक है,
तो इसके इस सिंधु नदी के आसपास पूरा का पूरा स्थल है। आई बात समझ में, मतलब 70% स्थल इसी क्षेत्र में है, सिंधु घाटी सभ्यता, इस कारण हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। ठीक है। हड़प्पा संस्कृति इसलिए कहते हैं क्योंकि पहली बार हड़प्पा स्थल की खोज हुई। आई बात समझ में। कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहते हैं कि इसी काल में, इसी दौर में कांस्य की खोज हुई। प्रथम नगरीकरण इसलिए कहते हैं कि जो वर्तमान नगर में, शहर में हम स्ट्रक्चर देखते हैं शहरों का, सड़कों का, वो इस सभ्यता में हो चुकी है। आई बात समझ में। तो जैसे कि मकान का प्लानिंग हम बनाते हैं ना, घर बना के प्लानिंग, शहरों की प्लानिंग, वो इसी काल में हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता में, इस कारण हम प्रथम नगरीकरण कहते हैं। ठीक है। अब हम इसकी काल अवधि को देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता कितनी वर्ष पुरानी है। तो एक होता है वैज्ञानिक पद्धति कार्बन 14। ठीक है। कार्बन 14 के अनुसार यह 2300 से 1750 BC के दौर में यह मौजूद था भारत के उत्तरी क्षेत्र में। आई बात समझ में। अब उसके बाद देखेंगे साथियों कि इसकी मतलब यह मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त हुआ, उनकी विशेषता क्या है। ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। ये भारत से प्राप्त हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल, पाकिस्तान से भी प्राप्त हुआ है और अफगानिस्तान से भी प्राप्त हुआ। तो अफगानिस्तान में मात्र 2 स्थल देखना, सोरतुगई और मुंडी गाग। ठीक है। आप 2 स्थल याद रखें, ये अफगानिस्तान का क्षेत्र है। ठीक है। अब हम देखेंगे पाकिस्तान का। यहाँ पास है साथियों पंजाब के क्षेत्र में हड़प्पा। तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने सन 1921 में किया। ठीक है। यह रावी नदी के तट पर है। ठीक है। रावी नदी हिमाचल से निकलता है। ठीक है। तो हिमाचल से निकलता हुआ ये सिंधु नदी में मिल जाती है। आई बात समझ में। ये रावी नदी है। तो ये हड़प्पा से जाते जाते, ठीक है, तो हड़प्पा की स्थल में है। आई बात समझ में। इसको मैं मिटा देता हूं ताकि कंफ्यूज मत होना। तो सबसे पहले खोज हड़प्पा की हुई दयाराम साहनी ने किया। यह रावी नदी के तट पर है। इसकी यहाँ से विशेषता क्या है, तो यहाँ से 12 अन्न भंडार मिले हमें। ठीक है। संघ का बना बैल भी मिला है। तो यहाँ से कब्रिस्तान की प्राप्ति भी हुई है, R37 प्रकार का व H प्रकार का। ठीक है। तो एक काम करता हूँ, इसको कलर पेन में लिख देता हूँ तो समझ में आ जाए। यहाँ पे हड़प्पा, यहाँ पे आएगा मोहनजोदड़ो। यह मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरकाना प्रांत में है। 1922 में राखालदास बनर्जी ने इसकी खोज की। यहाँ से वृहत स्नान घाट की प्राप्ति हुई है। ठीक है। पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है। सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्रों की कारखाने हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है। पाकिस्तान का 2 स्थल हो गया। यहाँ पास है सुरतोकोगई। ठीक है, सॉरी, सुतको गेंडोर। ठीक है। यह पश्चिमी एरिया में है सिंधु घाटी, सुतको गेंडोर। ठीक है। यहाँ से इतना साक्ष्य नहीं मिला कि आपको बता सकूं। अब बस याद रखना सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी स्थल है। यहाँ पे चनहुदड़ो, इस स्थल पे है चनहुदड़ो। ठीक है। यहाँ पास है सुतकोगई। तो चनहुदड़ो की खोज ना गोपाल मजूमदार ने किया है। ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए, गुड़िया और मनके निर्माण के कारखाने यहाँ से प्राप्त हुए। गुड़िया और मनके मैंने आपको बता दिया था कि मनका ना एक माला होता है। मनका मनके एक्चुअल में ना मणि शब्द से बना है। मणि संस्कृत का है और मणिका भी वही, तो मणि से मणिका बना है। मणिका संस्कृत है तो वैसी से उसी का हिंदू रूप है मनके। तो उसी को पिरो कर ना बनाया जाता है कोई माला। ठीक हो।
4 स्थल में प्राप्त हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सुतकेगोंडोर और यहाँ पे है चनहुदड़ो। अब सबसे ऊपरी स्थल में हम देखेंगे भारत में आते हैं मांडा। सबसे ऊपरी स्थल में, सबसे उत्तरी स्थल में है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में है, ये उत्तरी भाग है, आई बात समझ में। और सबसे निचली भाग में है दैमाबाद, ये महाराष्ट्र में है। उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद और पूर्व में आलमगीर। यह यमुना के सहायक हिंडन नदी पर है, ठीक है। यहाँ पे रोटी बेलने की चौकी मिली है हमें, आई हिंडन नदी पर है। यज्ञदत्त शर्मा ने इस स्थल की खोज की है, ठीक है। तो मांडा ऊपर हो, उत्तरी स्थल, दामा दक्षिण, आलमगीर पूर्व, सुतकेगोंडोर पश्चिम। तो हम इसको मिला देंगे ना, ठीक है, तो हम इसको मिला देंगे तो त्रिभुज के आकार में अभी सिंधु घाटी सभ्यता मिलता है, ठीक है। तो आलमगीर से सुतकेगोंडोर 1600 किलोमीटर है, आई बात समझ में। और मांडा से दैमाबाद की 1400 किलोमीटर है, ठीक है। और यह पूरा स्थल ना 12,99,000 किलोमीटर पर है। आप सोच सकते हो कितना बड़े एरिया में सिंधु घाटी सभ्यता मौजूद था, आई बात समझ में। अब हम देखते हैं साथियों रोपड़, पंजाब प्रांत, पाकिस्तान के पंजाब में हड़प्पा है, भारत के पंजाब में रोपड़ है सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसकी खोज बेबीलोन ने किया था, याद रखना। स्वतंत्र प्राप्ति के बाद 1947 के बाद पहला खोजा हुआ स्थल है ये सिंधु घाटी सभ्यता का। यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिला है साथियों? कुत्ते के मालिक के साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है। तांबे के कुल्हाड़ी भी हम यहीं से प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब आते हैं हरियाणा। हरियाणा के बनवाली में हमें जो शतरंज खेलते हैं ना, शतरंज के विषाद से प्रेरणा लेकर, ठीक है, उसी के अनुरूप नगर नियोजन हुआ है, आप याद रखना। RN बिष्ट ने इस स्थल की खोज की है, आई बात समझ में। तो उत्तराखंड हिमाचल से हमें कोई जानकारी नहीं मिलती सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। अब आते हैं हम कालीबंगा, राजस्थान के कालीबंगा से हमें जानकारी मिलती है। यह घग्गर नदी पे है राजस्थान के, ठीक है। यहाँ से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, भूकंप के भी हमें साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं, आई बात समझ में। अब उसके बाद देखते हैं साथियों, ये गुजरात हो गए। गुजरात में 4 स्थल हमें देखने को मिलता है। लोथल, यहाँ पास लोथल है, यहाँ पास रंगपुर, ठीक है। तो लोथल और रंगपुर की खोज ना रंगनाथ राव ने किया था। लोथल भोगवा नदी के तट पर है, रंगपुर लिख देता हूँ, रंगपुर भी रंगनाथ राव ने किया था, आई बात। यहाँ एक बंदरगाह शहर है, यहाँ से कई सबसे ज़्यादा ना सबूत या साक्ष्य लोथल से मिला है। फारस के खाड़ी के मुहर, दिशा मापक यंत्र, अन्ना पीसने की चक्की, तमाम प्रकार की जितने भी सबूत मिले हमें लोथल से ही मिला है। अगर आपको कोई कंफ्यूज हो रहा है ना, अगर एग्जाम में आ गया मतलब इस साक्ष्य का हमें कौन से स्थल में मिला है, तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो आप बिना देखे आप लोथल को ही मार देना, क्योंकि सबसे ज़्यादा साक्ष्य यहीं से मिला है, आई बात समझ में। यह है रंगपुर की खोज भी यह भोगवा नदी के तट पर है, ये भादर नदी के तट पर। यहाँ से हमें धान की साक्ष्य मिला है, धान की भूसी की साक्ष्य हमें मिला है रंगपुर से। सुरकोतड़ा, ठीक है, ऊपरी भाग में, यह कच्छ के रण में है गुजरात में। यहाँ से घोड़े की हड्डी हमें मिली है, ठीक है। यहाँ और चनहुदड़ो, सॉरी यहाँ पे धौलावीरा, यह भी कच्छ की रण में है धौलावीरा, ठीक है। तो धौलावीरा को आप याद रखना, यहाँ पे सोने के छल्ले मिले हैं, तांबा जो हम लोग
जो किलो बट होता है ना, तो बट जो हम नापते हैं 1 किलो 2 किलो आधा किलो 5 किलो का बट, तो यहीं से हमें प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा एरिया में फैला हुआ क्षेत्र कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता का? तो धौलावीरा। ठीक है। पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्षेत्रफल के अनुसार तो मोहनजोदड़ो, सॉरी हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो। ठीक है। तो इन दोनों को मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को ना राजधानी कहते हैं। किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता का 2 प्रमुख राजधानी है। आई बात समझ में? अब हम देखते हैं साथियों सिंधु घाटी सभ्यता का जो संबंध न किस किस सभ्यता से और था। आई बात समझ में? तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध किस किस से था। सिंधु घाटी जब सभ्यता ने एग्जिस्ट करते थे भारत के उत्तरी भाग में 7 नदियों के समीप में। ठीक है। उसे हम सप्त सिंधु प्रदेश कहते हैं। तो लक्ष्मण स्वरूप और राखालदास बनर्जी के अनुसार आर्य भारत के ही नागरिक थे, कहीं बाहर से नहीं आए थे। यह उत्तरी भाग में ही थे, मतलब उत्तरी भाग के ही निवासी थे सप्त सिंधु प्रदेश के। ठीक है। तो 7 नदियों के इलाके में ही बसते थे। आई बात समझ में? तो ठीक है। अब हम देखते हैं इसके साथ संबंध। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय ना मेसोपोटामिया, यूनान और मिस्र की सभ्यता थी जो इसके साथ ट्रेड रिलेशनशिप में था हमारे सभ्यता से। तो मेसोपोटामिया ना आज का इराक है दरअसल। मेसोपोटामिया 2 शब्दों से मिला है, मेसोस प्लस पोटामिया। ठीक है। मेसोस का मतलब होता है मध्य, पोटामिया का मतलब होता है नदी। तो 2 नदियों के मध्य जो स्थल स्थित है तो हम उसे कहते हैं मेसोपोटामिया। तो कौन कौन सी 2 नदियाँ थी? दजाल और फरात। तो इन 2 नदियों के मध्य यह सभ्यता एग्जिस्ट करते थे। इनमें 4 सभ्यता थी। ठीक है। इनके अंतर्गत 4 सभ्यता थी, सुमेरियन, बेबीलोन, कैल्डरिया और एक का नाम मैं भूल रहा हूँ शायद। तो 4 सभ्यता थी। आई बात समझ में? यूनान ये आज का मिस्र है एक्चुअल में। ठीक है। सिकंदर भारत को लूटने के लिए, भारत को विजय करने के लिए यहीं से चल के आए थे। ठीक है। मिस्र यह नील नदी के पास में बसा हुआ एक सभ्यता था। ठीक है। आई बात समझ में? तो अब हम मानते हैं, अब हम अगले चरण में देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कहाँ से आए थे। तो अभी मैं आपको बता दिया हूँ कि लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ना भारत के ही थे जो सिंधु नदी और उसके जो सहायक नदी है ना रावी, चिनाब, सतलज, वास, झेलम, इसके आसपास इनके इलाकों में ही रहते हैं। तो सिंधु नदी ना, सिंधु और सतलज तिब्बत के पठार से निकलता है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश से रावी निकलता है, वास निकलता है। झेलम, जो झेलम नदी है ना वो लद्दाख से निकलती है। तो इसी उत्तर भारत में आर्य लोग रहते थे। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, उत्तम। ठीक है। राखालदास बनर्जी के अनुसार ना ये आर्य दक्षिण भारत से चलकर, यहाँ से ये दक्षिण भारत होगा, ये दक्षिण भारत से चलकर आए थे उत्तर में बसने के लिए। ठीक है। गार्डन चाइल्ड जो विदेशी इतिहासकार थे उनका मत है कि सुमेरियन, जो मैं भी बताया कि मेसोपोटामिया का एक सभ्यता था सुमेरियन। तो सुमेरियन ना यहाँ से चलकर भारत के उत्तरी भाग में बस गए। ठीक है। आई बात समझ में? तो ये हो गया। पर जब हम पतन के कारण भी हम पढ़ेंगे ना, तो पतन के कारण इन्हीं सभ्यता को ही मानते हैं। आई बात समझ में? तो जॉन मार्शल ने कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन ना इसी सिंधु नदी में बाढ़ आने के कारण पूरा इसी सिंधु नदी में, क्योंकि सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों के में बाढ़ आने के, तो साथियों सिंधु नदी में बाढ़ आने के कारण ना और उसके सहायक नदी में बाढ़ आने के कारण पूरा सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो चुका था। विदेशी इतिहासकारों के अनुसार जो विदेशी आक्रमण हुआ ना, जैसे मेसोपोटामिया हो गया, यूनान हो गया,
मिस्र, तो इन्हीं सभ्यताओं में से कोई सभ्यता इन पर अटैक किए होंगे, तभी ये सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हुआ। ये इन लोगों का कहना है, किसका? विदेशी इतिहासकारों का। आई बात समझ में? तो आइए हम देखते हैं इनके जो जीवन शैली कैसी थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे साथियों राजनीतिक जीवन शैली को हम सबसे पहले देखेंगे। राजनीतिक जीवन शैली में हमें स्पष्ट यही जानकारी मिलता है कि यह किसी केंद्रीय सत्ता के माध्यम से संचालित होता था। अब वह केंद्रीय सत्ता लोकतंत्र के माध्यम से चलता था या राजतंत्र के माध्यम से चलता था, ये हमें स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती। लेकिन सबसे ज़्यादा लोकप्रिय जो 50% से अधिक इतिहासकारों ने यह स्वीकारा कि शायद तक, कन्फर्म तो हमें जानकारी नहीं मिलती, शायद तक व्यापारियों के द्वारा यह संचालित होता था। आई बात समझ में? और सामाजिक जीवन के बारे में हम देखेंगे ना, तो समाज का सबसे छोटा हिस्सा, छोटा पार्ट क्या था? परिवार। और परिवार ना मात्र सत्तात्मक था। इसकी जानकारी हमें साक्ष्यों से मिलती है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मात्र देवी की पूजा करते थे। इससे स्पष्ट होता है कि माता ही सबसे ऊपरी होता था उस समाज में। ठीक है। और दूसरा साक्ष्य के रूप में यही मिलता है कि जब मोहरे में ना जो मोहर होते, तो उस पर अंकित चित्र से हमें यही जानकारी मिलती है कि मात्र सत्तात्मक है, होता था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। तो इस सभ्यता के लोग ना सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र पहनते थे। आई बात समझ में? मांस भी खाते थे और शाकाहारी भी रहते थे इस सभ्यता के लोग। आई बात समझ में? अब हम देखेंगे आर्थिक जीवन के बारे में। तो आर्थिक जीवन में ना, जैसे कि आज के समय में भी कृषि प्रधान देश है, भारत के 80% लोग कृषि पर निर्भर है। उसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी कृषि प्रधान थे। ठीक है। तो कृषि ही सबसे पहला माध्यम था आय अर्जित करने का। दूसरा आय अर्जित करने का साधन क्या था साथियों? पशुपालन सिंधु घाटी सभ्यता में। और तीसरा है व्यापार। आई बात समझ में? तो कृषि के माध्यम में ना जौ, गेहूं, कपास का उत्पादन करते थे। ठीक है, कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता था। तो यूनान के द्वारा ना, यूनानियों के द्वारा हमारे देश में आते थे ट्रेड करने के लिए, तो प्यार से उन कपास को उन्होंने सीडोन कहते थे। सीडोन के कारण ना, क्योंकि सीडोन की उत्पादन सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे, तो यही कारण है कि इस सभ्यता को सीडोनी प्रथा, सीडोनी सभ्यता भी कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। किसके द्वारा? यूनानियों के द्वारा। अब आएंगे हम पशुपालन। तो पशुपालन के द्वारा आज जो हम पशुपालन करते हैं ना हम लोग, ठीक उसी प्रकार से पशुपालन करते थे। जैसे कि भैंस, बकरी, गाय, इन सभी जानवरों का प्रयोग पशुपालन में करते थे। उन पशुपालन का प्रयोग ना मांस खाने में करते थे, दूध निकालने में, मतलब अपने जीवन यापन करने के लिए एक आर्थिक जीवन का मुख्य स्रोत वही भी था, मतलब पशुपालन भी था। और तीसरा आते हैं व्यापार। तो व्यापार ना वस्तु विनिमय के द्वारा होता था। वस्तु विनिमय का मतलब होता है, अगर मैं कोई चीज़ दे रहा हूँ आपको, जैसे मैं 1 किलो गेहूँ दे रहा हूँ, तो आप उसी मूल्य के बराबर आप किसी दूसरे चीज़ को दोगे। जैसे कि चावल दे रहे हो तो वो होगा वस्तु विनिमय। तो इसी माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता चलता था। मुद्रा प्रचलन में नहीं था, जैसे कि हम आज के समय मुद्रा के रूप में रुपया चलाते हैं ना, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया। तो मुद्रा का वहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं था। आई बात समझ में? तो बहुत पहले जाके मुद्रा का विकास हुआ, ये हम उसको बाद में देखेंगे इतिहास में। तो ठीक है, तो चांदी का प्रयोग ना सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में ही हुआ। आई बात समझ में? अब हम देखते हैं साथियों कला के क्षेत्र में। कला में ना, कला में चित्र उकेरते थे। ठीक है, कला में चित्र उकेरते थे, लेकिन उस चित्र को हम पढ़ नहीं सके। अगर हम पढ़ लेते ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम जितने भी डेट बता रहे हैं ना कि ये सिंधु घाटी सभ्यता इतने वर्ष पुराने हैं, तो ये अनुमान लगाने की ज़रूरत नहीं थी। अगर उसको पढ़ लेते चित्र को ही, ये समझ में आ जाता कि ये इतने वर्ष पुराने हैं, एग्जैक्ट डेट हमें मालूम होता। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ का मकान नियोजन। मकान नियोजन कैसा था? जैसे कि हम वर्तमान में देखते हैं ना मकान, तो मकान एक मंजिला से लेकर 2 मंजिला था। उस मकान के आसपास में, उस मकान के चारों ओर, जैसे कि हो गया मकान, ठीक है, मकान 2 मंजिला भी होता था। इस मकान के चारों ओर घर था। ठीक है, इस मकान के चारों अंदर में कमरा था। कमरा के चारों ओर ना आंगन था। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे नगर नियोजन। नगर ना एक्चुअल में ये तो मकान नगर की प्लानिंग कैसी थी? तो पक्की ईंटों से बनता था। ये पक्की ईंटों से बना हुआ सड़क है।
यह सड़क समकोण पर काटती थी। ठीक है, समकोण मतलब 90 अंश की डिग्री पर। ठीक है, जैसे कि ये हो गया, इधर से इधर का 90 अंश हो गया ना, तो 90 अंश हो गया मतलब समकोण हो गया। ठीक है, ये हो गया सड़क, इधर से भी 90 अंश का कोण बन गया मतलब समकोण। इधर से भी हम देखेंगे ना, ये भी हो गया 90 अंश, इधर से भी 90 अंश, तो समकोण पर काटती थी। ठीक है, इस सड़क के बाहरी क्षेत्र में, इस बाहरी क्षेत्र में नाली होता था, ताकि बरसात के समय ना पानी अगर गिर जाए तो उस नाली के माध्यम से किसी और जगह में डंप हो सके। तो आई बात समझ में साथियों, मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हूँ। फटाफट शायद आपको समझ में नहीं आया तो जो मैंने पार्ट वाइज आपको पढ़ाया हूँ ना, उसमें बहुत डिटेल तरीके से लिख कर ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ स्ट्रक्चर वाइज मैं वहाँ पे पढ़ा दिया हूँ। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय हिंद साथियों।